Hello, my dear students. This is Harshit Gupta. Today, I will discuss your next chapter, that is general principle and process of isolation of elements. So, in this chapter, we will discuss firstly the occurrence of elements. If we will discuss the general thing that Earth is the main source of elements. Generally, maximum number of elements are obtained from the Earth, and the elements are distributed in three different parts of Earth, which are known as atmosphere, hydrosphere, and lithosphere. So all the elements are present in these three different parts. Atmosphere, generally all the gaseous elements are present in atmosphere. ठीक है, lithosphere, metals, non-metals and metalloids, all types of elements are present in lithosphere. And hydrosphere, which covers generally the salts, minerals also. So if we discuss the constitution of elements on earth crust, तो मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं. अर्थ क्रस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ एलिमेंट. व्हाट इज अर्थ क्रस्ट? एक्चुअली द surface of earth, the surface of earth is known as earth crust. ठीक, जनरली लिथोस्फीयर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लिथोस्फीयर की बात करेंगे. और इसमें अगर हम बात करें तो देखो, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा और जूम कर रहा हूं, आप इसको चेक करो. इन अर्थ क्रस्ट द मैक्सिमम परसेंट, द एलिमेंट विच अकर इन मैक्सिमम परसेंटेज इज ऑक्सीजन, विच इज अ नॉन मेटल. ठीक है. दूसरे नंबर पर कौन सा एलिमेंट मिलता है? सिलिकॉन, विच इज अ मेटलॉइड. एंड रिमेनिंग परसेंटेज आर ऑक्युपाइड बाय मेटल्स एंड अदर नॉन मेटल्स. इन मेटल्स द मैक्सिमम परसेंटेज, द मेटल विच अकर इन मैक्सिमम परसेंटेज इज एल्यूमिनियम. उसके बाद आपकी आयरन होती है 5.1%, कैल्शियम 3.6, सोडियम 2.8, पोटेशियम 2.6, मैग्नीशियम 2.1, टाइटेनियम 0.4 और बाकी सारी एलिमेंट 0.1% में होती हैं. ठीक है. तो ये आपका परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है सभी एलिमेंट्स का अर्थ क्रस्ट पर. इसके बाद अगर मैं बात करूंगा तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा अकरेंस ऑफ मेटल. Actually, we will discuss here the general principles of extraction of metals, isolation of metal. That is why we are also discussing here occurrence of metal. What occurrence of metal? Actually, few metals are not so chemically active, such as gold, platinum, rhodium, osmium, palladium, etc. These are the metals which are very little chemically reactive, therefore these occur in the native state, or we can say that in the free state. तो ये आपकी वो मेटल्स हैं जो आपको जनरली फ्री स्टेट्स में मिल जाती है. ठीक है. रेस्ट ऑफ देम all the elements are reactive, that is why they are they are found in the combined state as oxide, sulfide, carbonate, silicate, etc. क्लोराइड भी हो सकते हैं, ब्रोमाइड भी हो सकते हैं. ठीक है. तो किसी भी फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में मिल सकते हैं. अगर मैं बात करूं, हम मेटल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो मेटल्स, अगर हम मेटल्स चाहिए तो हम अर्थ क्रस्ट की क्या करते हैं, सबसे पहले खुदाई करना स्टार्ट कर देते हैं. अब अर्थ क्रस्ट की खुदाई करते हैं तो सबसे पहले हमें जो रॉक सॉल्ट, जो रॉक मिक्सचर मिलता है जो हमें, उसमें आपकी तीन चीजें होती हैं मेनली. मैं आपको बताता हूं. पहली चीज है मिनरल्स. व्हाट आर मिनरल्स? द कंबाइंड स्टेट इन विच अ मेटल अकर्स नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड मिनरल्स. तो अर्थ क्रस्ट से नेचुरली मेटल्स हमें जिस फॉर्म में मिलती हैं, चाहे वो आपकी कैसी भी कंबाइंड फॉर्म से, ये कंबाइंड फॉर्म होगी, नेटिव फॉर्म नहीं होगी. ठीक है. तो हमें मेटल्स जिस फॉर्म में मिलेंगी अर्थ क्रस्ट से, वो आपके सारे क्या कहलाएंगे? मिनरल्स. अब ऐसा तो है नहीं, अब हमें मिनरल्स मिल गए, मानो एक मेटल के बहुत सारे मिनरल्स हैं. यहाँ पर ABCD 4 मिनरल्स हैं. अगर मैं बात करूं, 4 मिनरल्स हैं यहाँ पर ABCD.
इसमें से ए जो है ये एक ऐसा मिनरल है जिससे हम मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन बी सी डी से इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसा मिनरल जिससे मेटल को इजीली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और वो फाइनेंशियल भी कन्वीनियंट होता है। इस बात को याद रखना है, फाइनेंशियल भी कन्वीनियंट होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि इजीली एक्सट्रैक्ट हो जाए लेकिन हमारे 10 रुपए की मेटल निकालने में 10,000 रुपए खर्च हो जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो फाइनेंशियल भी कन्वीनियंट होना चाहिए, तब ऐसे मिनरल्स आपके ओर्स कहलाते हैं। तो हम ओर्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिंपल सी एक लाइन में मैं डिफाइन कर दूंगा ओर्स को। द मिनरल्स फ्रॉम विच अ मेटल कैन बी इजिली एक्सट्रैक्टेड and the process is also financially convenient, then such minerals are called ores of the metal। जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी रखा हुआ है कि बॉक्साइट एंड क्ले, एक्चुअली ये इनकी जगह एंड होगा, इसको ठीक कर लेना, मैं ठीक कर दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े स्कूलों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। तो मैं बात कर रहा था, बॉक्साइट and clay are the minerals of aluminium, but the metal is normally extracted from bauxite। Metal means aluminium, aluminium is normally extracted from bauxite, not from clay। It means that bauxite is the ore, bauxite is the ore of aluminium, while clay and oxide, so bauxite, both are the minerals, both are the minerals। तो यहां पर आपको इस चीज को याद रखना है, बॉक्साइट एक और है लेकिन बॉक्साइट और क्ले दोनों क्या होंगे? मिनरल। तो यहां पर मैं एक बात बता रहा हूं, डज बोथ बॉक्साइट एंड क्ले आर द मिनरल्स ऑफ एल्यूमिनियम, बट बॉक्साइट इज द ore of aluminium। Then we can say that all ores of a metal act as minerals, but all minerals are not ores। इसका मतलब ये सारे ores, कितने भी ores हो, वो सब मिनरल्स तो होंगे लेकिन सारे मिनरल्स और हो ये कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर बात करी मैंने मिनरल्स और की। इसके बाद आपका आ जाता है गैंग और मैट्रिक्स। व्हाट आर गैंग और मैट्रिक्स? द मिनरल्स आर जनरली एसोसिएटेड विद मैनी अर्थली एंड रॉकी इंप्योरिटीज विच आर कॉल्ड गैंग और मैट्रिक्स। यानी जब हम अर्थ क्रस्ट से मेटल के कार्बोनेट को या सल्फोनेट को, इनके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो साथ में बहुत सारी मिट्टी, पत्थर, रेत, ये सारी चीजें आ जाती हैं इंप्योरिटीज की फॉर्म में, जिनको हम गैंग और मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ मेटल के ओर्स को डिस्कस किया हुआ है। ये बहुत बार पूछे आते हैं कि इस मेटल के आप इतने ओर्स बताइए, इस मेटल के इन ओर्स को बताइए, तो इसलिए मैंने थोड़े से यहाँ पर डिस्कस भी किए हुए हैं, आप चेक कर लीजिए। सबसे पहले कॉपर मेटल। कॉपर मेटल्स के ओर्स कौन कौन से? मेनली प्रिंसिपल ओर्स आपका पहला है कॉपर पायराइट, क्यूप्राइट, मैलेकाइट, कॉपर ग्लैंस। इन सबके फॉर्मूले भी लिखे हुए हैं। कॉपर पायराइट का फॉर्मूला है CuFeS2, क्यूप्राइट का होता है Cu2O, मैलेकाइट का होता है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर ग्लांस का है Cu2S। ऐसे ही आयरन के भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लाइमोनाइट, आयरन पायराइट और सिडेराइट। तो ये 5 आपके जो हैं वो आयरन के हैं। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो, हेमाटाइट का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3, मैग्नेटाइट का Fe3O4, लेमोनाइट का Fe2O3.3H2O, आयरन पायराइट का FeS2। पायराइट वर्ड जनरली यूज फॉर सल्फर, तो यहाँ पर भी देखो पायराइट आ रहा था, सल्फर था। ठीक, और सिडेराइट का फॉर्मूला होता है FeCO3। ऐसे ही एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के आप इन ओर्स को याद कर सकते हो, जिंक के, सिल्वर के, लेड के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सोडियम के और पोटेशियम के। तो ये कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने आपको ये अलग से एक डायग्राम के फॉर्म में इसमें ऐड कर दिए ताकि आप लोग इनको अच्छे से लर्न कर सको एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल और मेटलर्जी। एक्चुअली एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटलर्जी। तो यहाँ पर मैं सिंपली बता सकता हूँ, एक्चुअली आपको पता है ये बात, अभी मैंने आपको बताया भी था। मेटल आर ऑब्टेन्ड इन द कंबाइंड फॉर्म, मैक्सिमम मेटल्स आर ऑब्टेन्ड इन द कंबाइंड फॉर्म विच आर कॉल्ड मिनरल्स एंड ओर्स। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर्स। The extraction involves some processes which are called metallurgy, metallurgical processes, and this process is called metallurgy। तो इसको हम define कर सकते हैं, the process of extraction of pure metal from a particular ore is called metallurgy। The general procedure of extraction of metal are called metallurgical operations। जितने भी हम प्रोसीजर यूज करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में वो आपके मेटलर्जिकल ऑपरेशंस कहलाएंगे। मेटल्स आर जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ओर्स बाय रिडक्शन प्रोसेस। ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है कि मेटल्स आर जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच प्रोसेस, तो वहां पर आपको लिखना है फ्रॉम रिडक्शन प्रोसेस। अगर हम मेटलर्जी की बात करें तो मेटलर्जी जनरली इन्वॉल्व्स following 4 steps। The first step is crushing and grinding of the ore. Second step is concentration of the ore. Third step is isolation of metal, and the fourth step is purification or refining of the metal। तो सबसे पहले हमें बात करनी है crushing and grinding of the ore। तो आपके जो ये दोनों स्टेप हैं इन दोनों को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, बाकी के आगे के दोनों स्टेप को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा कि ये क्या है। ठीक है, पहले मैं इन दोनों स्टेप्स की बात करता हूँ। सबसे पहले क्रशिंग और ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। आपको पता है कि आपने जब मिनरल्स निकाले अर्थ क्रस्ट से तो वो सॉलिड फॉर्म में है। अब सॉलिड फॉर्म में है तो उनको सबसे पहले हमें क्या करना है, उनको क्रशर की हेल्प से सबसे पहले उनको ग्राइंडर और क्रशर की हेल्प से छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करके पाउडर में कन्वर्ट कर लेना है। क्योंकि क्या होगा, अगर ये सॉलिड फॉर्म में बड़े फॉर्म में रहेंगे तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो हमें अगर मेटल, प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है तो सबसे पहला काम है हमें उनके सभी पार्टिकल्स को अलग अलग करना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उनको अलग अलग करना है। और उसको अलग करने के लिए हम जो पहला स्टेप यूज करते हैं वो है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। तो इसके लिए देखो मैं बता रहा हूं, आप इसको यहाँ पर रीड आउट कर सकते हो। द ओर which is obtained as a result of mining in the form of big lumps, these are broken into small pieces with the help of crusher, जिसको हम जौ क्रशर कहेंगे। ये मतलब एक तरह से जैसे हमारा जबड़ा होता है ना, दबा देता है, दबा दबा के तोड़ना, दबाना, इस तरह से ये क्रशर भाई उसी टाइप का होता है। These pieces are then converted into fine powder with the help of either ball mill or stamp mill। This process is called pulverization। तो इस बात को याद रखना, this process is called pulverization of ore। यहाँ पर देखो मैंने कुछ डायग्राम्स भी ऐड किए हैं। सबसे पहले हमने माइनिंग से बड़े बड़े ओर्स ऑब्टेन किए। अब इन ओर्स को हम सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ हैमर। यू कैन यूज द हैमर ऑल्सो, क्रशर ऑल्सो। देन इनको हम बॉल मिल या स्टैम्प मिल में, जो जैसे आपकी चक्की होती है ना आटा पीसने के लिए, गेहूं पीसने के लिए, गेहूं से आटा हम बनाते हैं। आटा तो पीस ही नहीं सकता, आटा तो पहले से पिसा हुआ होता है। एक्चुअली जब हम गेहूं को पीसने के लिए चक्की का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ही होती है। यहाँ पर हमने ओर डाला और ओर इसमें अंदर ग्राइंड हो जाता है और किस में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर्ड फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को हम पल्वराइजेशन ऑफ ओर कहते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। सेकंड स्टेप पे आते हैं हम। द सेकंड स्टेप इज कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। कंसंट्रेशन ऑफ द ओर क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ गैंग और मैट्रिक्स फ्रॉम द क्रश्ड ओर। सॉरी, यहां पर वॉट नहीं आएगा, क्रश्ड ओर।
फिर से मैं वही बात कहूंगा, बड़े बड़े स्कूलों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा था crushed ore is called concentration of ore. So simply we can say that the process of removal of impurities of gangue or matrix from the crushed ore is called concentration of ore. जो आपने crushed ore लिया उससे गैंग और मैट्रिक्स के जो पार्टिकल्स इम्प्यूरिटीज हैं उनको रिमूव करने के लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं उसको कंसंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ओर ड्रेसिंग और बेनिफेक्शन। It can be done by a number of ways depending upon the nature of the impurities as well as the nature of the ore. ये ore के नेचर पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपका यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मैंने फर्स्ट प्रोसेस बता रहा हूँ, हैंड पिकिंग। ये क्या होता है, बहुत सिंपल सा मैकेनिकल मेथड है ये। इन सम केसेस द ओर एंड द impurities differ in the size, therefore they can be separated mechanically by simply hand pricking। मतलब आपको पता है एक तरफ बड़े बड़े आपके पार्टिकल्स आ गए, सपोज डेट एक तरफ तो आपके पार्टिकल्स जो हैं वो ओर के हैं, ठीक है, और बाकी के आपके दूसरे पार्टिकल्स जो हैं वो आपकी गैंग और मैट्रिक्स के हैं। तो हम क्या करेंगे, इन पार्टिकल्स को, बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, इनको हम इजीली, ब्लैक वाले जो आपके गैंग और मैट्रिक्स के पार्टिकल हैं इनको इजीली हम हटा देंगे। और जब इजीली एक एक करके हटा देंगे इन सबको, तो आपके यहाँ पर कौन से पार्टिकल रह जाएंगे, केवल मिनरल्स के। और जब मिनरल्स के पार्टिकल रह जाएंगे तो आपका ओर के पार्टिकल्स रह जाएंगे, ओर के पार्टिकल्स रह जाएंगे तो आपका ओर कंसंट्रेटेड हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम हैंड पिकिंग कहेंगे, ठीक है। दूसरा आपका प्रोसेस है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। देखो मैं बता रहा हूं पहले इस मेथड को, उसके बाद फिर डायग्राम पर पहुंचेंगे। द प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज डन, दिस प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर इज डन इन दोज केसेस इन विच द गैंग इम्प्यूरिटीज आर लाइट वेटेड इन कंपेरिजन टू द ओर। तो जब ओर आपका हैवी वेटेड होगा, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, तब हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं कंसंट्रेशन के लिए। इन दिस प्रोसेस द ओर इज वॉश्ड विद द स्ट्रीम ऑफ अ रनिंग वाटर और वी कैन से दैट अ करंट ऑफ वाटर, ठीक है। देन द हेवियर ओर पार्टिकल सेटल डाउन व्हाइल impurities आर वॉश्ड विद द वाटर करंट। तो जो impurities हैं वो तो आपकी वाटर करंट के साथ बह जाएंगी, ठीक है, फ्लो हो जाएंगी, जबकि आपकी जो और पार्टिकल्स है हैवियर वो आपके नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। तो ये डेंसिटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है, ये जो मेथड है ये डेंसिटी डिफरेंस पर डिपेंड करता है और इम्प्यूरिटीज गैंग पार्टिकल्स की। अगर मैं बात करूं तो इस मेथड का यूज हम जनरली ऑक्साइड ओर्स ऑफ आयरन, tin and also for the metals like gold and silver। तो इस मेथड का यूज हम इन सभी मेटल्स के लिए करते हैं, इनके ओर्स के लिए करते हैं। जैसे आपको मैं इस डायग्राम से दिखा रहा हूं, आप इस डायग्राम को चेक करो। इसमें सबसे पहले क्या किया हमने, यहाँ पर एक अपना जो हाइड्रोलिक क्लासिफायर है, इसमें हमने अपना ओर भरा हुआ है जो धीरे धीरे करके यहाँ से गिर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। अब ये ओर यहाँ से गिर रहा है, साथ ही साथ यहाँ से एक तेज वाटर करंट फ्लो करा रहे हैं हम, जिसको हम कह सकते हैं स्ट्रीम ऑफ वाटर, ठीक है। तो जब, और इसके लिए हम एक स्पेशल मीडियम को यूज करते हैं, आपको दिख रहा होगा ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हैवियर ओर पार्टिकल हैं वो इनमें फिट हो जाते हैं और आगे नहीं जाते, जबकि इम्प्यूरिटीज जो है लाइट वेटेड गैंग पार्टिकल हैं वो वाटर के करंट के साथ आगे फ्लो हो जाते हैं। तो आपको ये दिख रहा है, ये वाटर के साथ लाइटर गैंग पार्टिकल्स फ्लो हो गए और हैवियर ओर जो है, हैवी वेटेड ओर जो है वो यहीं पे सेटल डाउन हो जाते हैं। इस तरह से आपकी इम्प्यूरिटीज रिमूव हो जाती हैं। कंसंट्रेशन के इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलिक मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक क्लासिफायर यूज किया जाता है। देखो ये लिखा हुआ है ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, लेविगेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो यहाँ पर हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट
जो मेथड है किस चीज का, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का, थर्ड मेथड, वो है आपका फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो इस मेथड की बात मैंने लास्ट वीडियो में भी कही थी कि जब मैं बात कर रहा था इमल्सन, मैंने बताया था इसमें इमल्सन बनता है। तो मैंने कहा था ये प्रोसेस क्या होता है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर की। तो वो उस वीडियो में मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से समझना है इसको। This method is generally used for the concentration of sulfide ores of copper, lead, zinc, etc. तो इस मेथड का यूज जनरली सल्फाइड ओर्स के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन आया था कि द प्रिंसिपल ore of copper is copper pyrite which has chemical formula CuFeS2. Which method is used for the concentration of this ore? तो यहाँ पर आपको समझ में आ जाना चाहिए, S फॉर सल्फर, सल्फाइड ओर है ये, और सल्फाइड ओर है तो सल्फाइड ओर के कंसंट्रेशन के लिए हम किस प्रोसेस को यूज करते हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं कि आखिर ये जो मेथड है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो दिस प्रोसेस इज बेस्ड ऑन द बेटेबल प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फाइड ओर एंड गैंग इम्प्योरिटीज एसोसिएटेड विद देम। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, वेटेबल प्रॉपर्टी का मतलब है जो आपका सल्फाइड ओर है वो वाटर में वेट नहीं होगा, मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ वो वाटर मॉलिक्यूल को अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो ये गीला नहीं होगा, मतलब एक तरह से उसमें डिसॉल्व नहीं होगा। जबकि गैंग पार्टिकल्स जो हैं वो आपके वाटर के साथ डिसॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में देखो हम क्या करते हैं, पहले मैं मेथड पर बता दे रहा हूँ, उसके बाद हम डायग्राम डिस्कस करेंगे। इन दिस मेथड द पाउडर्ड ओर एंड वाटर आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ सस्पेंशन। To this, collect and froth stabilizer are added. For this, collector and froth stabilizers are added. अब बात आती है कि कलेक्टर्स क्या होते हैं। कलेक्टर्स आर जनरली फाइन ऑयल, फैटी एसिड्स एक्सेट्रा, जिनके साथ इजीली हम फोम बना सकें। ठीक है, विच इंक्रीज द नॉन बेटेबिलिटी ऑफ द मेटल पार्ट ऑफ द ओर एंड अलाउस इट टू फॉर्म अ फ्रोथ। दूसरी बात, फ्रोथ स्टेबलाइजर क्या होते हैं, जो फ्रोथ को खत्म नहीं होने थे, फ्रोथ बने हो वो खत्म हो गए तो बेकार हो जाएगा। तो इसके लिए हम यूज करते हैं जनरली क्रिस्टॉल, एनिलीन, सोडियम एथिल जेनेटेड, पोटेशियम एथिल जेनेटेड एक्सेट्रा। दीज आर द फ्रोथ स्टेबलाइजर विच सस्टेन द फ्रोथ। ठीक है, आगे देखो, द ऑयल बेट्स द मेटल ओर एंड द वाटर बेट्स द गैंग। अब गैंग जो है वो वाटर जो है वो गैंग को वेट कर देगा, जबकि ऑयल मेटल को डिसॉल्व कर लेगा अपने अंदर। अब यहाँ पर क्या होगा, puddles and air constantly stir up the suspension to create the froth. This frothy metal is skimmed off the top and dried to recover the metal. तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, अब हम इस प्रोसेस को इस डायग्राम से पूरा समझते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, सबसे पहले हमने एक सस्पेंशन बनाया किसका, ओर और वाटर का। ठीक है, इस सस्पेंशन को बनाने के बाद हमने इसमें थोड़ा सा पाइन ऑयल, वाटर के साथ हमने इसमें क्या मिला दिया, पाइन ऑयल मिलाया, और साथ ही साथ हमने इसमें थोड़ी सी अमाउंट में फ्रोथ स्टेबलाइजर और कलेक्टर भी ऐड कर दिए। अब क्या होगा, इसके बाद हमने एक एयर कंप्रेसर से, एक पाइप की हेल्प से इसमें अंदर एयर पास कराएंगे तो इसमें क्या बनने लगेंगे, बबल्स। ये आपको दिख रहे हैं बबल्स बन रहे हैं। अब बबल्स जो है वो ऑयल आपको पता है ऑयल की डेंसिटी कम होगी वाटर से, तो ऑयल अपने आप ऊपर आएगा। इन बबल्स के साथ ऑयल पार्टिकल्स, ऑयल में जिसमें आपका सल्फाइड ओर ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो चुका होगा। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारा ये ऑयल पार्टिकल है और इसके अंदर आपका सल्फाइड ओर जो है वो पहले से ही एब्जॉर्ब हो चुका है। अब अगर आपका जो फोम बनेगी, वो फॉर्म क्या करेगी, वो फॉर्म इन पूरे पार्टिकल्स को लेकर ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये आपको दिख रहा होगा, ये ऊपर की तरफ आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर की तरफ जब ये आ जाएगी तब इन फॉर्म को हम इजीली एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ से, और एक्सट्रैक्ट करके यहाँ से हम इजीली
सल्फाइड ओर को हटा सकते हैं, जबकि इम्प्योरिटीज जो है वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगी और नीचे सेटल डाउन हो जाएंगी। आपकी जो आप यहाँ दिख रहा होगा ये सब सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम फ्लोट फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, एक कुछ चीजें और हैं यहाँ पर जो डिस्कस करनी है मुझे, जैसे ड्यूरिंग द फ्लोटेशन प्रोसेस सम ओर्स, during the flotation process of some ores, these substances are added which activate or depress the flotation property of the mineral and thus help in the suspension of mineral present in the ore। तो ये चीज क्या है आपको मैं बताता हूं यहाँ पर कि एक्टिवेटर्स और डिप्रेसेंट आखिर होते क्या है। ठीक है, इनको भी मैंने यहाँ पर अलग से डिस्कस किया हुआ है कि व्हाट आर एक्टिवेटर्स एंड व्हाट आर डिप्रेसेंट। तो एक्टिवेटर्स को हम डिस्कस कर ले रहे हैं। सर्टेन सल्फाइड ओर्स का ही हम कंसंट्रेशन करेंगे इस प्रोसेस से। सर्टेन सल्फाइड ओर्स हैव पुअर फ्लोटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। It can be improved by addition of certain sulfide of some metals, जो other metals होंगी, which are called activators। तो अगर किसी सल्फाइड ओर की फ्लोटिंग प्रॉपर्टी बहुत कम है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ दूसरे सल्फाइड को यूज करते हैं, मेटल के सल्फाइड को यूज करते हैं। दूसरे मेटल के जो सल्फाइड्स होते हैं उनको हम एक्टिवेटर्स कहते हैं। दूसरी बात आती है डिप्रेशन क्या होते हैं। समटाइम्स अ मिक्सचर ऑफ टू सल्फाइड ओर्स मे बी प्रेजेंट टुगेदर। ऐसा भी तो हो सकता है एक साथ दो सल्फाइड्स प्रेजेंट हो। तो इन सच केसेस सर्टेन, ये रीजन नहीं ये रीजेंट होगा एक्चुअली, यहाँ पर गलत हो गया है, इसको भी मैं ठीक कर दूंगा। सर्टेन रीजेंट्स आर नीडेड टू डिप्रेस द फॉर्मेशन ऑफ फ्लोट विद वन पर्टिकुलर ओर एंड एनहेंस इट्स फॉर्मेशन विद द अदर ओर। मतलब इसका क्या है, कुछ अगर दो आपके सल्फाइड ओर प्रेजेंट है तो अगर हम कुछ ऐसे सब्सटेंस मिलाएं जो एक सल्फाइड ओर के साथ तो ज्यादा फ्लोट बनाए जबकि दूसरे सल्फाइड ओर के साथ फ्लोट नहीं बनाए, तो क्या होगा, एक सल्फाइड आपका ऊपर आ जाएगा, दूसरा सल्फाइड ऊपर नहीं आ पाएगा। तो ऐसे सब्सटेंस जिनको हम ऐड करेंगे उन्हें हम, ऐसे रीजेंट्स को हम क्या कहते हैं, ये रीजन नहीं ये रीजेंट्स होगा। दीज रीजेंट्स आर कॉल्ड डिप्रेसेंट। तो मैं इसको ठीक कर दूंगा दोनों जगह, ये रीजन लिख गए हैं, रीजेंट्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, दिस मेथड involves the use of magnetic property of either the ore or the gangue to separate them। अब या तो ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो या गैंग पार्टिकल्स में हो तभी हम इस मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, अब आपको चाहे ओर को कंसंट्रेट करना हो चाहे आपको ओर को सेपरेट करना हो। जैसे अगर ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो आप क्या कर सकते हो, ओर को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की हेल्प से डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हो। सकता है कि गैंग आपके पास कोई मिनरल ऐसा है या कोई और ऐसा है जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन उसमें इम्प्योरिटीज ऐसी मिली हुई हैं जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो उन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए भी हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। तो इन दिस मेथड द क्रश्ड ओर इज पास्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट पासिंग ओवर अ मैग्नेटिक रोलर। तो ये कन्वेयर बेल्ट है जो आप देख रहे हो, ये तेजी से मूव करती रहती है इस डायरेक्शन में जैसे मैं आपको मूव करके दिखा रहा हूं। अब इसमें हमने क्या किया, फाउंडली पाउडर जो ओर है ऊपर से डाला, ये आपके मैग्नेटिक रोलर्स हैं जिसके ऊपर ये बेल्ट चढ़ी हुई है। ठीक है, लिखा हुआ भी मैग्नेटिक रोलर्स। अब क्या होगा, अगर आपके ओर में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के कारण वो ओर यहाँ पर आके इस पे अटैच्ड हो जाएगा, इस बेल्ट पर अटैच्ड रहेगा एट्रैक्शन फोर्स के कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण, और वो नीचे यहां तक आएगा। जबकि इम्प्योरिटीज जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं होगी वो दूर को जाकर गिरेंगी जब ये तेजी से मूवमेंट कर रहा होगा। तो इम्प्योरिटीज दूर हो जाती है, अलग जाके गिरती है, जबकि मैग्नेटिक पार्टिकल्स आपके जो होंगे, जो और पार्टिकल्स होंगे जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, वो आपके इस पहिए के नीचे, इस व्हील के नीचे आके गिरेंगे, इस रोलर के नीचे आके गिरेंगे। तो इस प्रोसेस को हम मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं। लास्ट मेथड है आपका लीचिंग और केमिकल सेपरेशन। लीचिंग और केमिकल सेपरेशन क्या होता है, लीचिंग इज यूज्ड व्हेन
The ore is soluble in a solvent while impurities of gangue or matrix are insoluble. तो जब आपका ore किसी सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो लेकिन इम्प्योरिटीज ऑफ गैंग और मैट्रिक्स इनसॉल्युबल हो, तब हम जनरली लीचिंग और केमिकल मेथड्स का, केमिकल सेपरेशन मेथड का यूज करते हैं। इस मेथड में क्या होता है, सबसे पहले द पाउडर्ड ओर इज डिसॉल्व इन अ केमिकल यूजुअली स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ NaOH. यू कैन ऑल्सो टेक द स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ एसिड, अदर एसिड और बेस। तो यहाँ पर आप किसी और एसिड और बेस के स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन को भी ले सकते हो। तो यहां पर क्या होगा, द केमिकल सॉल्यूशन डिसॉल्व द मेटल इन द ओर and it can be extracted and separated from the gangue by the extraction of chemical solution. तो सबसे पहले काम क्या था, हमारा जो केमिकल सॉल्यूशन था, हमने उसमें केमिकल सॉल्यूशन में और जो आपको क्रश्ड ओर था उसको हमने डिसॉल्व किया। डिसॉल्व करने पर क्या हुआ, और जो था वो तो उसमें डिसॉल्व हो गया, लेकिन जो गैंग और मैट्रिक्स के पार्टिकल्स थे वो डिसॉल्व नहीं होंगे। और डिसॉल्व नहीं होंगे तो जो आपका डिसॉल्व ओर है उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर लेते हैं, बाकी की इंप्योरिटीज को हम फिल्टर आउट कर देते हैं। इंप्योरिटीज आपकी सब ऊपर रहेगी फिल्टर पेपर पर, और जो आपको सॉल्यूशन आया जिसमें आपका डिसॉल्व है ओर, उससे हम दोबारा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ओर को अपने, ठीक है। उससे हम दोबारा, चाहे हम उसके लिए इवेपोरेशन प्रोसेस यूज करें या कोई और दूसरा केमिकल प्रोसेस यूज कर सकते हैं। इवेपोरेशन करने से भी क्या होगा, जो आपका सॉल्वेंट है वो आपका इवेपोरेट हो जाएगा और आपके और जो और पार्टिकल्स होंगे वो उसमें रह जाएंगे। आगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइट और सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट इज डन यूजिंग दिस प्रोसेस। तो ये दोनों जो मैंने एग्जांपल लिखे हैं, ये एल्यूमिनियम मेटल का एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट से या सिल्वर का अर्जेंटाइट से इस प्रोसेस के द्वारा ही होता है, लीचिंग प्रोसेस द्वारा होता है। अब बात आती है कि लीचिंग प्रोसेस होती क्या है। मैं लीचिंग प्रोसेस को भी एक लाइन में बता देता हूं कि व्हाट इज लीचिंग प्रोसेस। एक्चुअली जो केमिकल रिएक्शन होती है लीचिंग प्रोसेस के लिए, मैंने यहां पर लिखा नहीं है लेकिन आप लोग इस चीज को याद रखना, द केमिकल प्रोसेस टू डिसॉल्व द ओर इज कॉल्ड लीचिंग। जो केमिकल प्रोसेस है ओर को डिसॉल्व करने की, इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। इसको हम सिंपली ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां तक आपका कंसंट्रेशन ऑफ ओर खत्म हो गया। अब आपके जो आगे की प्रोसेस हैं, यानी आइसोलेशन ऑफ मेटल, इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। जैसे इसमें आपका आ जाएगा कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग, ये 3 प्रोसेस हैं। सिंटरिंग प्रोसेस भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। लास्ट में हम करेंगे प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। तो ये 2 प्रोसेस रह गई हैं। इसके बाद फिर कुछ मेटल्स हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन हम अलग से पढ़ेंगे। तो ये जो नेक्स्ट चीजें हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए मैं बस एक ही बात कहूंगा, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड द लास्ट थिंग, in the last, thank you so much for watching this video.